कहना है कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें पहला वर्ड आया, ठीक है, ये पहला वर्ड अपने आप में बहुत सारी बातें कह रहा है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि फ्रॉम हियर आई कैन से दैट इन क्लास 12th मैक्सिमम जो पोर्शन रहेगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली है क्या। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ साइंस of the combination of electric and magnetic phenomena, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली साइंस की वो ब्रांच है जो दो चीजों के कॉम्बिनेशन को डील करती है, जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना से। ओके, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को फर्दर डिवाइड करूं तो यहाँ पर ये दो ब्रांचेस बनती हैं, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स की अगर हम बोले तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखो नाम में ही बहुत सारी चीजें क्लियर रहती है। जैसे इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज, ठीक है। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज। एंड व्हाट यू मीन बाय स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, और डायनेमिक का मतलब होता है मूव करता हुआ। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम पढ़ेंगे सो चार्जेस विल बी एट रेस्ट, चार्जेस आर एट रेस्ट। ओके, एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होगा, चार्जेस आर मूविंग। अब मूविंग की कहानी है तो चार्जेस मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव करने के दो अलग अलग पहलू हो सकते हैं, दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। या तो चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो या फिर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो, ठीक है। सो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को प्रॉपरली डिवाइड करूं तो यहाँ पे तीन तरह के फिनोमिना हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो जब चार्ज रेस्ट पर होगा, दूसरा जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा, और तीसरा जब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होगा। ओके, तो चलिए लिखते हैं। when charges are at rest when charges are at rest at that time they produce only electric field, and इस समय पे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। एंड when charges are moving when charges are moving with constant speed at that time charge produce only magnetic field, और तब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म, ठीक है। और अब सी से अगर तो अंदाजा लगाओ तो when charges are accelerated, जब हमारे चार्जेस एक्सेलरेट हो रहे होंगे उस समय पर हमारा जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा एंड वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और इसीलिए हम तब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, ठीक है। और थोड़ा इसे डिटेल में लिख देते हैं। जब चार्जेस हमारे रेस्ट पर होंगे तब इनकी वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी, राइट। जब चार्जेस हमारे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे होंगे दैट मींस इनकी जो वेलोसिटी होगी वो तो जीरो नहीं होगी, बट इनका एक्सेलरेशन जीरो होगा, राइट। और जब चार्ज हमारे एक्सेलरेट कर रहे होंगे उस समय पर ना तो हमारी वेलोसिटी जीरो होगी ना ही हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली divided into three parts. What are they? Electrostatic, magnetism and EM waves. अब अगर गौर से इसको देखो तो मैंने तीन अलग अलग यूनिट के नाम लिखे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देन हमारा आएगा मैग्नेटिज्म, ठीक है, मूविंग चार्जेस, उसके बाद हमारा आएगा EM वेव्स, ठीक है। सो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम पूरी क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न फिजिक्स को छोड़कर, ठीक है। सो इसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले चार्ज की कहानी। शुरू कहाँ से होगा?
चार्ज रुके हुए होंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। फिर चार्ज मूव करेंगे कांस्टेंट स्पीड से, एट दैट टाइम दे विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। फिर चार्ज एक्सेलरेट करेंगे, देन एट दैट टाइम दे विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। देयर आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। देयर आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ये तो समझ गए ना हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट मीन्स हमारे जो चार्जेस होंगे वो रेस्ट पर होंगे। चार्जेस विल बी एट रेस्ट। ठीक है, सो इस चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या क्या है वो? तो है इलेक्ट्रिक चार्ज, एक तो है इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पहला क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, अलग अलग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में आपको बताता हूँ। ठीक है, एज्यूम एक आपके पास एटम है, एक एटम है कोई सा, न्यूट्रल एटम है। ठीक है, न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 2 प्रोटॉन है। इसका सेंटर पे आ गया हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन को दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, बीच में क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन होते हैं, राइट। और आउटसाइड जो रिवॉल्व करते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी बॉडी जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो इन तीन चीजों से मिलकर बनी है। क्या क्या है वो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हमारे सेंटर पे होते हैं। और अगर कोई न्यूट्रल एटम है, कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, तो उसके ऊपर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। बहुत ही बेसिक सी बात है, हम बहुत बार ये पढ़ चुके होंगे लोअर क्लासेस में। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, हमने कुछ ऐसा किया, कोई ऐसा मेथड अप्लाई किया इसके ऊपर, या उस बॉडी के साथ कुछ ऐसा प्रोसेस किया जिससे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बाद क्या होगा? इसके पास क्या बचेगा? एक इलेक्ट्रॉन बचेगा एंड 2 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो कौन सा चार्ज ज्यादा है? हम देखने से ही बता सकते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो गया। एक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से क्या हुआ? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने से इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, सो द एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। सो दिस एटम बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखें, अगर यही एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता, मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। अब गेन कर लेता तो क्या होता है? इसके पास हो जाता 3 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन। दैट मीन्स इसके पास कौन सा ज्यादा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। सो हम बोलेंगे इस बॉडी के ऊपर, इस एटम के ऊपर, सो दिस एटम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये चार्ज आया कहां से? ये चार्ज कहां से आया? चार्ज आया एटम से। इलेक्ट्रॉन के मूव करने से चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो हम ये बोल सकते हैं द चार्ज, दिस इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इलेक्ट्रिक चार्ज कम्स अप फ्रॉम एटम। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से आया? ये आया एटम से। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप के हो सकते हैं? तो हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस कैन बी ऑफ 2 टाइप। आइदर इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या फिर ये हो सकता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को हम P+ से डिनोट करते हैं एंड नेगेटिव चार्ज को हम E- से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म से। ये तो क्लियर है सबको, बहुत बार देख भी चुके होंगे पहले भी। ठीक है, तो हमें एक चीज समझनी चाहिए कि जब भी किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज आता है, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है, तो हम फोर्स जैसी चीजें रिलेट होने लगती हैं, राइट। जैसा आपने ऑब्जर्व किया होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ये रिपल्शन या अट्रैक्शन है क्या? ये रिपल्शन एंड अट्रैक्शन एक फोर्स है। और ये फोर्स कब आता है? जब किसी बॉडी के ऊपर
चार्ज आता है। न्यूट्रल बॉडीज के बीच में तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होता, राइट। सो ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि एटम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज प्रोड्यूस होने पर फोर्स को क्रिएट करता है, फोर्स को क्रिएट करता ही करता है, ठीक है। सो चार्ज कम्स अप फ्रॉम एटम एंड एटम हैज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एंड इन दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी द चार्जेस क्रिएट्स फोर्स। ओके, तो चलिए इसको लिखते हैं। Okay, so charge comes from atom and atom has intrinsic property. In that intrinsic property, the charge always create force. Okay, अब ये जो force है, ठीक है, this force can be of two type. This force can be of two types. Already आप पढ़ चुके हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? It can be attractive और it can be repulsive. Okay, so it can be attractive, it can be रिपल्सिव। अब अट्रैक्टिव कब होगा और रिपल्सिव कब होगा ये हमें समझना है। समझना है क्या है, आप ऑलरेडी जानते भी होंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो तब हमेशा ये बॉडीज रिपेल करेंगी, राइट। क्यों रिपेल करेंगी? क्योंकि सेम टाइप के चार्ज हैं। और डिफरेंट टाइप के चार्ज हो तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होंगे तो दे विल अट्रैक्ट। व्हाई दे आर अट्रैक्टिंग? बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात है, या तो आपको ऑलरेडी पता भी है, राइट। नाउ जो हमें चीज देखनी है वो है वैल्यूज एंड व्हाट आर द मासेस। तो अगर वैल्यू ऑफ चार्ज की बात करें तो वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, इन दोनों के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब ये नेगेटिव होगा जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे एंड पॉजिटिव होगा जब हम प्रोटॉन की बात करेंगे। चलो अलग अलग लिख देते हैं। अगर प्रोटॉन होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो हम लिखेंगे इसे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जब इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा तो हम इसे लिखेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड व्हाट इज कूलम? कूलम इज द एसआई यूनिट। ये है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, एंड व्हाट इज द मास ऑन द चार्जेस? मास ऑफ द चार्जेस, व्हाट आर द मास ऑफ द चार्जेस? तो मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें, सो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यस, बहुत छोटे मासेस हैं, 10⁻27 -31, ठीक है। कौन सा मास ज्यादा है? देखने से ही पता लग रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने टाइम्स ज्यादा है? 10,000 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया कि ये जो मासेस हैं इनको हम मेजर कैसे करेंगे? हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस स्मॉल टाइप ऑफ मासेस? दीज आर वेरी स्मॉल, दीज आर वेरी स्मॉल मासेस। सो हम मेजर कैसे करेंगे इन्हें? ठीक है, कोई फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला तो नहीं है। हाँ, ये वैल्यूज हमें याद रखनी है, ये वैल्यूज हमें याद रखनी है, ठीक है। ये वैल्यूज जो हमने पढ़ी है अभी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब सीबीएसई आजकल आपने देखा भी होगा, एमसीक्यूज देने लगा है। तो एमसीक्यू के लिए एक चीज याद रखो, एक नाम है आपके लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर। What is mass spectrometer? Mass spectrometer is an instrument to measure very small kind of masses. Okay? इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। So it is an instrument, it is an instrument used to measure very small masses. ओके, क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज अ कूलम। ठीक है, अभी हमने देखा द यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज इज नोन एज कूलम्स।
ठीक है, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। C इज द यूनिट ऑफ चार्ज एंड इट इज नोन एज कूलम। ठीक है, अब ये यूनिट ऑफ चार्ज अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ कूलम, व्हाट इज अ कूलम, मान लो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कूलम, सो इसको कैसे बताएंगे हम। ठीक है, अब इसको बहुत बेसिक तरीके से बोले तो हमने क्लास 10th में पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, वेयर I इज योर करंट, Q इज योर चार्ज, T इज योर टाइम। सो अगर मैं सिस्टमेटिकल वे में इसको और थोड़ा रीअरेंज करूँ तो लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू I इंटू टी, चार्ज इज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम। ठीक है, सो अब मुझे एक कूलम के बारे में पूछा, व्हाट इज अ कूलम, सो मैं इसको लिखूंगा 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड। मतलब क्या है इसका, ठीक है, बहुत ही आराम से इसको समझो। मान लो एक कंडक्टर है आपके पास, ये एक ए बी नाम का कंडक्टर है। ठीक है, इसमें अगर 1 सेकंड के अंदर 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, 1 सेकंड में 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन द कंडक्टर इज 1 कूलम। ओके, if in a 1 second 1 ampere current is flowing through a conductor, through a given conductor, then the amount of charge is 1 coulomb. Okay, तो चलिए देखिए कि लिखते कैसे, देखिए इसे। Okay, so see here, in a given conductor, in 1 second if the current is 1 ampere, in 1 second if the current is 1 ampere, then the amount of charge is 1 coulomb. ठीक है, सो ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। ऐसा यूनिट क्या थी इसकी, द चार्ज की ऐसा यूनिट इज कूलम। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या होगी, कभी कभी पूछ लेता है, सीजीएस यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको हम ESU से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ओके, एंड 1 कूलम इज इक्वल टू, and 1 coulomb is equal to 3 into 10 raised to power 9 ESU। ठीक है, इसको याद कर लो, हो सकता है कभी काम आ जाए। ठीक है, व्हाट विल बी द डायमेंशन, चलो डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होंगे, डायमेंशन को हम बताते हैं MLTI, करंट है इसीलिए मैं यहाँ पे I भी लिख देता हूँ। ठीक है, चलो क्या है, मास कितना है, इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, इस वाले को देखेंगे, Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो हमें चार्ज के डायमेंशन लिखने हैं, चार्ज का डायमेंशन लिखने हैं, तो M तो नहीं है तो 0 लगा दूं, M 0, L नहीं है 0, T सेकंड है 1 एम्पेयर, भी एक है यानी कि 1, तो इसके डायमेंशन क्या हो गए, T1 I1। ओके, बहुत ही ईजी, और यही इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज खत्म होता है। इन द नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ओके, थैंक यू।